हेलो, माय नेम इज़ शिवानी पिपलानी और मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ और मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो क्लास 10th का टॉपिक है और टॉपिक का नेम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये टॉपिक क्या है एक्चुअल में हमें पहले ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती क्या है। तो पहले हम थोड़ा अपना 9th को रिकॉल करते हैं। हमने 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनकी डिग्री जो होती है वो 1 है। अब हम समझते हैं पहले ये डिग्री क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर हम जाके समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कराती हूँ। जैसे आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, मैंने आपके सामने एक और इक्वेशन लिखी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में ये है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये एल्जेब्रिकल इक्वेशंस हैं। एल्जेब्रिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जो कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स कंटेन करती हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, और कुछ कांस्टेंट कंटेन करते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन में तो आपको 5 3 यहाँ पर ये कांस्टेंट दिख रहे हैं। और वेरिएबल्स क्या हैं? जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 2 वेरिएबल्स लिए और सेकंड इक्वेशन में मैंने 1 वेरिएबल लिया। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस जो थी ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट से बनी थी, तो ये थी इक्वेशंस। लेकिन अब ये इक्वेशंस लीनियर कब कहलाएंगी? ये इक्वेशंस लीनियर जब कहलाएंगी जब इनके वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। जैसे आप देखिए इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है, ऐसे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन है। ये 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल में है, लेकिन इसमें कुछ कांस्टेंट भी हैं और अंडर सर्टेन ऑपरेशंस जैसे प्लस और माइनस उसके अकॉर्डिंग आपने इस इक्वेशन को डिफाइन किया, या फिर आप कह सकते हो आपने उसको एक्सप्रेस किया। हम 9th में इसको प्लॉट करना भी जानते हैं। जैसे आपने 2 तरीके की एक्सिस जानते होंगे आप लोग, इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हो। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई। वाई एक्सिस कौन सी होती है? जो वर्टिकल एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है आप उसे एक्स एक्सिस कहते हो। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इस पे प्लॉट करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट किया, तो x इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू क्या निकली? x की -3। आपने इसको क्या किया? अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर दिया। अब आप जैसे मैंने यहाँ पर x प्लस 3 लिया था तो -3 पॉइंट ये आया, ठीक है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं और मैं इसको इस ग्राफ पे प्लॉट करूं तो यहाँ से एक सीधी लाइन बनेगी, क्योंकि y इसमें 0 है तो यहाँ से एक सीधी लाइन बनेगी जो कि इस पे बन गई। मान लेती हूँ मैं एक और ले लेती हूँ, मैंने लिखा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? -5। y कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये नेगेटिव साइड हो गई। यहाँ से y का आ गया आपका -5। मैं इसे देखूं तो ये क्या हो जाएगी? आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली आप इस टाइप की इक्वेशंस को भी प्लॉट करना जानते हो। तो मान लेती हूँ मैं कोई इक्वेशन है जिसको मैंने इन लीनियर इक्वेशन की हेल्प से प्लॉट किया। ये मैंने मान ली इक्वेशन और मैंने इसको नाम दे दिया P और Q। अब आपको ये पता है कि एक इक्वेशन जो होती है या फिर कोई एक लाइन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, मेनली लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन कोई भी लाइन होती है वो कुछ सेट ऑफ पॉइंट से बनती है, कुछ नहीं, इनफाइनाइट। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट पॉइंट्स लिखे और उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी उनके ऊपर, तो इससे क्या बन जाएगी? एक लाइन। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आपको एक लाइन दे रखी है तो फॉर श्योर इन लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब अगर आपको चेक करना है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है, तो आप एज्यूम कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी थी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपसे कहा कि चेक करें कि क्या ये पॉइंट 2,4 एक पॉइंट है जो कि 2 जो है वो x है और 4 जो है वो y है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये x पॉइंट होता है और ये y पॉइंट होता है। यानी ये जो पेयर ऑफ पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता भी है कि नहीं। मान लो कोई लाइन आपको ड्रॉ करी गई, तो क्या इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है या लाइन के बाहर है। यहाँ पर एक लाइन है, मान लो ए बी लाइन, तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है कि नहीं है। तो हम इसे कैसे चेक करते हैं कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता भी है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, 2 और 4 जो है उसको मैंने इसमें पुट करने की कोशिश करी। यानी x कोऑर्डिनेट क्या था? 2 था और y कोऑर्डिनेट 4 था। x की जगह हमने 2 लिखा, y की जगह पे हमने 4 लिखा, हमने इसको पुट किया। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11। 11 क्या 0 के इक्वल होता है? नहीं। इसका मतलब 2 और 4 एक ऐसा पॉइंट है जो इस पे लाई नहीं करता। हम कोई और पॉइंट डाल देते हैं, जैसे मैंने डाला -2 और -3।
अब मैं चेक करती हूँ क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, क्या ये पॉइंट था इस इक्वेशन में। हमने x की जगह क्या लिखा -2, y की जगह लिखा -3 प्लस एक कांस्टेंट उसमें गिवन ही था, तो ये क्या हुआ -5 + 5, ये क्या है 0 और 0 = 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता था। तो इसका मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन समझने के लिए पहले हमें लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही होती है सारी स्ट्रेट लाइन। आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की है, और यहाँ पर y + 5 जितनी भी मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब हमें 10th में पढ़ना क्या है, ये सब चीजें जो थी ना ये हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी है, लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि ये इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, कि अगर आपको कोई इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास में क्या नेसेसरी है, कि ये चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहला एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। अब हम समझते हैं क्या है ये स्लोप, कहाँ से आ गया। देखिए स्लोप क्या होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक पी क्यू, एक ए बी, और मान लेती हूँ लेट इट बी सी डी, तीन इक्वेशंस मैंने आपको इसमें प्लॉट करा रखी हैं। अब इन तीनों इक्वेशन कोई ना कोई एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये बना ही रही होगी। जैसे एक पी क्यू लाइन है, अगर आप पी क्यू लाइन को देखो तो ये एक्स एक्सिस के साथ में एक तो ये एंगल बना रही है जिसको आपने θ1 बोला, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये एंगल बना रही है जिसको मैंने मान लिया θ2, कुछ भी एज्यूम कर लिया। ऐसी ए बी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, अगर मैं इस ए बी लाइन को देखूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ में मान लेती हूँ एक एंगल ये बना रही है जिसको मैंने α1 मान लिया, अपनी साइड से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एक्स वाई जो आप चाहो वो एज्यूम कर लो, एंगल है जनरली थीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। यहाँ पर दूसरा एंगल है जिसको मैंने मान लिया α2, ठीक है। अब ऐसे इस लाइन को देखते हैं, अगर हम इस लाइन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये लाइन जो है ना ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही। मैं इस लाइन को बिल्कुल देखूं तो ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनता। तो मैं अभी इसके लिए कह सकती हूँ कि जो इसका एंगल जो भी बन रहा होगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो है नहीं, वाई के साथ तो लेना ही नहीं है, इसलिए इसका जो एंगल होगा वो 0 होगा। अभी हम इससे समझते हैं कि क्या होता है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन एक्चुअल में होता क्या है, जो भी लाइन आप जिसकी इक्वेशन पढ़ रहे हो वो लाइन क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इट इज अ इंक्लिनेशन, या फिर आप कह सकते हो एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, जिसकी भी लाइन की आप बात कर रहे हो, फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ, y के साथ कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। जो भी लाइन आप लोगे उस लाइन का एंगल हमेशा आप किसके साथ देखोगे, एक्स एक्सिस के साथ देखोगे। अब मैं इसे आगे फर्दर बताती हूँ क्या है बेस्ट। हमने ये तो समझ लिया कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या एक एंगल है, तो जनरली ये एंगल जो होते हैं हमें इन्हें और डीपली पढ़ना है कि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में लिए जाएंगे। जैसे आप देखो पी क्यू लाइन है, तो मैंने पी क्यू लाइन के साथ दो एंगल बनाए हैं, एक एंगल क्या बनाया है मैंने θ1, और दूसरा एंगल क्या बनाया मैंने θ2। अब आप सोचोगे कौन सा एंगल लेना है, एंगल तो दो बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए बी लाइन बनाई तो ए बी लाइन के भी दो एंगल बन रहा है, एक α1 बन रहा है, एक α2 बन रहा है। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये एंगल एक्स एक्सिस का कैसा बन रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज बन रहा है एंगल, या फिर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अब आप सोचो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, जैसे क्लॉक रोटेट करती है बिल्कुल क्लॉक की फॉर्म में अगर एंगल चल रहा है तो उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, जो क्लॉक के अगेंस्ट में चलता है उस एंगल को हम, जैसे अपोजिट ये हो गया, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। अब आप देखो जरा ध्यान से पी क्यू लाइन को, पी क्यू लाइन में जो θ1 एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ हम ऐसे जा रहे हैं पी क्यू लाइन के पास में, यानी ये एंगल अगेंस्ट द क्लॉक बन रहा है, यानी यहाँ पर जो θ1 था वो कैसा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर हम देखें एक्स एक्सिस के साथ हम ऐसे जाएंगे तब हम पी क्यू लाइन पे पहुंचेंगे, तो वो एंगल जो बन रहा है जिसको मैंने θ2 से रिप्रेजेंट किया था वो हमारा एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब है कोई भी लाइन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल तो बनाएगी बनाएगी, एक वो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज और एक एंगल वो बनाएगी क्लॉकवाइज। अगर वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है जैसे कि θ1 है तो हमेशा उस एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्यूट। अगर ये एंगल एक्यूट नहीं है तो ये एंगल जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे ये नेगेटिव हो जाता है।
और यही एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो इसी एंगल को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब ये है तो चलो ठीक है, एंगल तो आ गया, लेकिन अब क्या होता है उसको और ज्यादा देखते हैं। एक्चुअल में ये स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है, जब आप कोई लाइन बनाते हो तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन के लिए मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दी। मैंने नाम दे दिया पी, एस और टी। यहाँ पर आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा शेड कर देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कौन सा है ये, पी एस टी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल था, ये एंगल जिसको मैंने क्या माना था, थीटा 1। अब ये एंगल के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो स्लोप जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको आप बोलते हो पीटी, और एक उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको आप बोलते हो एसटी। ध्यान से बोले तो पीटी क्या है, उस एंगल का परपेंडिकुलर, और एसटी क्या है, उसका बेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेन। और टेन इज इनकम्प्लीट क्योंकि ये फंक्शन है, ये किसके लिए बनाए गए, एंगल्स के लिए। यहाँ पर हमने कौन सा एंगल लिया हुआ है, थीटा 1। इसका मतलब ये स्लोप जो होता है ये हमेशा टेन के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होता है, टेन के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होती, क्योंकि दो ही एक्सिस हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इस एंगल को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। अगर मैं थीटा 1 की बात करती हूँ तो थीटा 1 एंगल जो था वो एक्स एक्सिस के साथ किस में बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में। मैंने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ सीधे लिख दो टेन थीटा 1, यही इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप। और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से कम है तो, क्योंकि 90 से अबव जैसे ही 10 में वैल्यू होती है, यानी आपने 90 से जैसे ही 180 की रेंज में लाई की, 10 हमेशा इस केस में अपनी जो वैल्यूज होता है वो हमेशा नेगेटिव देता है। अब यहाँ पर अगर आपने इसको क्लॉकवाइज ले लिया तो क्लॉकवाइज वही टेन थीटा 2 जो होगा वही आपको वैल्यू नेगेटिव देगा। मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल बताऊंगी कि आप इसे कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि स्लोप होता क्या है, स्लोप एक एंगल है और इंक्लिनेशन है जो कि लाइन बनाती है, किसके साथ में बनाती है, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में बनाएगी वो लाइन, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा कि वो कैसे बना रही है लाइन, कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, तो सबसे आसान है इसको सिंबल रिप्रेजेंट करना स्मॉल एम। आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दो, यही क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ अ लाइन जो है हमने उसको लिखा। अब हमने यहाँ तो समझ लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और हमें ये भी समझ आ गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। यानी आप कह सकते हो स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है वो m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। थीटा मतलब एंगल है, आप थीटा लो, अल्फा लो, बीटा लो, जो आपको सही लगे आप वो एंगल ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि थीटा ही लेना है। इस स्लोप ऑफ लाइन को एक और नाम से जानते हैं और उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। आप चाहो तो इसे स्लोप ऑफ अ लाइन बोल लो, चाहो तो आप इसे ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन बोल लो। कोई भी लाइन की इक्वेशन बिना स्लोप को फाइंड करे नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए हमें स्लोप को बहुत अच्छे से समझना है कि स्लोप होता क्या है। ये एक तरीका है जिससे आप स्लोप को निकाल सकते हो। बट बाई चांस अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है और आपको नहीं दिख रहा कि इसमें क्या एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास एक और अप्रोच है जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। वो क्या अप्रोच है, ये जो लाइन है, आपको इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कोई भी। मान लो फॉर एज्यूम, मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने माना x1, y1, इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट है। फिर मैंने एक और मान लिया दूसरा, इसको मैंने बोला x2, y2। अब आपको यहाँ पर दो पॉइंट तो दिख गए। अब आप इन दोनों पॉइंट से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि m इक्वल्स टू, दूसरा, पहली अप्रोच तो ये हो गई, अब दूसरी क्या होगी, m इक्वल्स टू, अगर आप उसके y जो पॉइंट्स होते हैं अगर आप उनका डिफरेंस ले लो और जो उसके x पॉइंट है आप उसका डिफरेंस ले लो, तो भी आप थीटा यानी आपका एंगल निकाल सकते हो। यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 y1 जो होते हैं, y उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। यानी मैं कह सकती हूँ अगर आप ऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, जो भी आपको उस लाइन में दो पॉइंट गिवन है, और आप उसके एक्सिस का डिफरेंस कर दो, एक्सिस मतलब जो उसके एक्स होते हैं, अगर आप उसका डिफरेंस कर दो, तो
आपको क्या पता लग जाएगा, स्लोप पता लग जाएगा। यानी स्लोप के लिए एकमात्र एक रास्ता नहीं है कि आप थीटा से ही फाइंड करो। अगर आपको उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट पता है जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आप उससे बहुत इजीली स्लोप निकाल सकते हो। बिना स्लोप के हम इक्वेशन ऑफ लाइन को नहीं फाइंड कर सकते बिल्कुल भी। अब यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये होता है, लेकिन हमें स्लोप ऑफ लाइन के बारे में कुछ छोटी मोटी और भी चीजें समझनी है क्या है। जैसे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने माना कि एक लाइन है, कोई भी लाइन, जैसे मैंने इस एक्सिस में बनाई यहाँ पर एक लाइन, एक एक्स और एक वाई है, मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी एस टी। ये लाइन यहाँ से एंगल बना रही है 45 डिग्री। अब मैं कहूँ कि इस लाइन का स्लोप बताओ, आपसे बोल दिया फाइंड करो स्लोप ऑफ एस टी लाइन। तो अब आप एस टी लाइन का स्लोप कैसे, आपको एंगल पता है तो आप यही अप्रोच लगाओगे, m इक्वल्स टू 10। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ये एंगल कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और एंगल एक्यूट भी है, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब इसका स्लोप हो गया 1। अब अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, हम क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज में आपको पता है इस पूरी लाइन का सम क्या होता है, सम प्रॉपर्टी से एक 180 में से मैंने 45 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना आ गया आपके पास में 135। अब आप 135 की वैल्यू निकालोगे तो आप इसका एक और ले सकते हो, m इक्वल्स टू 10 135। अब 135 जो होता है, मैंने क्या बोला था, 10 जो है 90 से 180 की रेंज में 10 हमेशा कौन सी वैल्यू देगा, नेगेटिव। ये जो एक्चुअल में होता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 90 प्लस 45। वो आप फर्दर पढ़ोगे 11th-12th में कि कैसे मैंने इसे लिखा, पर 10 90 प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है लेकिन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आपको देगा माइनस में 1045 की वैल्यू, और 1045 की वैल्यू क्या होती है -1। यानी अगर आप यहाँ से देखोगे इस लाइन को, तो इसका स्लोप जो होगा वो -1 होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप स्लोप यहाँ से लोगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप उसको क्लॉकवाइज लोगे तो वो नेगेटिव होगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि स्लोप है क्या, अगर एंगल की हेल्प से हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। बट अगर आपको इसी स्लोप को ही, आपको अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ। जैसे मुझे इसी स्लोप को फाइंड करना है इनके पॉइंट से, मैं मान लेती हूँ, एज्यूम कर लेती हूँ कि कोई 2 पॉइंट हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, या किसी भी लाइन के कोई 2 पॉइंट हैं। तो अब इससे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, अब हमें तो एंगल पता नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि हम विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो हम देखेंगे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। आप चाहो तो इसे x1 y1 मान सकते हो, इसे x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमें अपने ऑर्डिनेट्स का डिफरेंट निकालना था, यानी 2 - 1 अपॉन हमने x का निकाला 3 - 2, 2 - 1 हो गया -1 प्लस 1 हो गया, और 3 - 2 1। इसका मतलब यहाँ से भी स्लोप क्या आ गया 1। यानी स्लोप को निकालने के 2 तरीके होते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि आपको नंबर्स में ही दे रखा हो, आपको कभी कभी वेरिएबल्स में भी स्लोप निकालने को कह सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ये। अब आपसे कहा इन 2 पॉइंट से आपको मुझे स्लोप बताना है, तो आप इससे कैसे स्लोप बताओगे, m इक्वल्स टू आपने क्या किया y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया -2b, ये क्या हो गया -2a, -2 से -2 कट गया, इसका स्लोप आ गया b/a। इसका मतलब ये भी एक तरीका है जिससे आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो हमने स्लोप समझ लिया, स्लोप कोई एंगल भी हो सकता है, एक्चुअल में स्लोप एक एंगल ही है, हम उसे एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं, और हम विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, बट वो दोनों कोऑर्डिनेट किस पे होने चाहिए, एक लाइन पे लाई करने चाहिए। यानी अब हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन है वो कैसे हमारी इक्वेशन में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, स्टॉप करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। अब हम स्लोप ऑफ अ लाइन का एक और अंडर टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि क्या है, सब टॉपिक, कि यहाँ पर मैंने आपके सामने इस डायग्राम में 2 लाइंस बनाई हैं। आप ध्यान से देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई है AB, और एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ST। अगर मान लो आपको एक लाइन है, एक लाइन का स्लोप पता है, मान लो इस लाइन का मुझे स्लोप पता है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो आपको पता है 2 पैरेलल लाइन है, अगर ध्यान से देखो आप, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से। यानी इसका मतलब जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप भी सेम ही होता है। अगर AB लाइन का स्लोप जो है, अगर हम कहें फॉर AB लाइन, स्लोप जो है वो 1045 यानी 1 है,
तो इसका मतलब है अगर आपको एस टी लाइन बोल दिया गया है कि एस टी लाइन इज पैरेलल टू ए बी, तो इसका मतलब एस टी लाइन का स्लोप जो होगा वो भी क्या होगा 1। इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर कोई दो लाइन है जिनका स्लोप सेम दिख रहा है तो हम उन लाइन को पैरेलल भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप भी सेम है। यानी यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिली किसकी, फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस इसकी कंडीशन हो गई कि इनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। इसको आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन हो गई, बट अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। मान लेती हूँ मैं एक लाइन को एस टी और इधर मान लेती हूँ एस क्यू, दो लाइन है। ये लाइन भी एक एंगल बना रही होगी, लेट इट बी अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं। ये लाइन भी मैं हमेशा एंगल किस में ले रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका भी मैं एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करूंगी। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा θ1, लेट इट बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन में तो आपको एक प्रॉपर्टी आती थी एंगल्स की, स्ट्रेट लाइन आपने बहुत सारे पढ़े हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, तो आप ध्यान से देखना इस लाइन और इसका यानी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ अल्फा प्लस 90 इक्वल टू θ1। क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल में, कौन से ट्राइंगल में लिया है हमने, ट्राइंगल एस क्यू टी में। हम एक रिलेशन बना रहे हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे यहाँ स्लोप के बीच में क्या रिलेशन था कि दोनों बराबर थे। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें हमेशा पता है स्लोप हमेशा 10 में ही लिया जाता है, यानी 10 के फंक्शन के बिना स्लोप इनकम्प्लीट है। तो हम दोनों साइड में 10 ले लेते हैं, 10 अल्फा प्लस 90 और यहाँ ले लिया 10 थीटा, ठीक है। अब 10 90 प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस 90 क्या होता है, कॉट अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया आपका 10 θ1। अब आप ध्यान से देखो ये कॉट अल्फा है, ये 10 अल्फा है, पर आपको मैंने एक बात बताई थी कि 10 जब आपके 90 से अबव चला जाए, यानी 90 में कोई भी एंगल ऐड करें तो वो हमेशा 10 क्या दे देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस में, ठीक है। और माइनस कॉट क्या होगा, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 अल्फा, और यहाँ पर क्या आ गया 10 θ1। मैं इसको अगर उधर भेज दूँ तो -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 θ1 इंटू 10 अल्फा। 10 θ1 क्या होगा m1 और 10 अल्फा मान लेती हूँ। 10 θ1 तो इस लाइन का स्लोप है जिसको आपने m1 बोला, और 10 अल्फा क्या है इस लाइन का, इसको हमने मान लिया m2। इसका मतलब इसका कंडीशन क्या बनी, इसकी कंडीशन बनी m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इसका मतलब अगर एक लाइन का जो स्लोप होता है दूसरी लाइन का स्लोप अगर आपको फाइंड करना है तो आप सीधे इसमें पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि अगर एस टी लाइन जो है वो स्लोप बना रही है, मान लेती हूँ 2, तो m2 लाइन यानी कि एस क्यू लाइन क्या स्लोप बनाएगी, मैं मान लेती हूँ उसका स्लोप लेट इट बी m2। इसमें पुट करते हैं -1 इक्वल टू 2 इंटू m2, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या निकली -1/2। इसका मतलब m2 यानी किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप पता है तो आप दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हो, आप उसको रेसिप्रोकल कर दो विद साइन चेंज। मतलब एक और एग्जांपल कि अगर मुझे एक लाइन का स्लोप पता है, उस लाइन का स्लोप 2/3 है और आपसे कहा जाए इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ, तो आप सीधे बोल देना कि दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा -3/, चाहो तो आप इसमें पुट कर लोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो यानी इससे हमने ये पता किया कि जो लाइन है उसके दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। पैरेलल में दोनों इक्वल होते हैं स्लोप, और परपेंडिकुलर में यानी ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन और ये हो गई आपकी पैरेलल की कंडीशन, यानी हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम समझेंगे कि ये लाइन जो है, क्योंकि हमने स्लोप को बहुत अच्छे से समझ लिया कि स्लोप होता क्या है, अब हमें ये पढ़ना है कि अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन को कैसे बनाएंगे। तो हम फिर से अपने आ जाते हैं नॉर्मली जो हमारा है टॉपिक। जैसे हमने अपने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिना उसके तो लाइन इनकम्प्लीट है, तो हमने अपने दो एक्सिस बनाए। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, अब आप ध्यान से देखना ये लाइन जो है ये लाइन y पे भी कट कर रही है आपकी y एक्सिस को, और ये आपकी x एक्सिस को भी कर रही है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे आप क्या बोलते हो, ओरिजिन। मैंने मान लिया लेट इट बी ओ, ठीक है। अब ये x एक्सिस पे काट रही है, मैंने मान लिया x एक्सिस पे ये a पॉइंट पे कट कर रही है, यानी मीट कर रही है, x एक्सिस को काट के जा रही है एक पॉइंट से, वो है a, और y पे किस पॉइंट से काट के जा रही है b। अब जो x पे काट रही है तो इतना जो सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कहाँ से, o से उस पॉइंट तक, a पॉइंट तक, इसे हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट।
ऐसे ही इसी पॉइंट से जो बी पॉइंट पे काट रही है जो कि वाई एक्सिस पे है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। यानी हमें दो इंटरसेप्ट समझ में आ गए। इंटरसेप्ट होते क्या है, इंटरसेप्ट सिर्फ क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो डिस्टेंस है जो कि ओ से ए तक का है, और वाई इंटरसेप्ट वो डिस्टेंस है जो कि ओ से बी तक है। यानी ओ से बी मतलब जो कि वाई एक्सिस पे है और वो एक्स एक्सिस पे, सिंपल डिस्टेंस है ये। अब बात ये आती है कि हमने इंटरसेप्ट समझ लिया तो हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो वाई इंटरसेप्ट है उसको जनरली रिप्रेजेंट सी से करते हैं। सी हम मान रहे हैं तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म समझी ऐसी एक जनरल फॉर्म होती है जिसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हो, जिसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी उसमें स्लोप का भी रोल होगा और उसका भी फॉर्म इंटरसेप्ट का भी, इसे कहते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको ध्यान से चीजें समझ आएंगी क्या होती हैं। मैं सीधे इस पे आती तो आपको कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर m क्या था, m हम पढ़ चुके हैं जिसको हमने क्या बोला हुआ था अभी लास्ट में, स्लोप, यानी ये, ठीक है। y और x क्या है, y और x ये हैं जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं उस इक्वेशन पे, ठीक है। और c क्या है, c है y इंटरसेप्ट। मतलब अब हमें ये है कि हमने ये इक्वेशन समझी। अब अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे 9 में दे रखी होती थी, जैसे मैंने लिखा 2y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखी हुई है मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। मैं चाहूँ तो इसको इसमें कन्वर्ट करके इससे भी स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर सकती हूँ। जैसे ये है तो 2y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5 उधर शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल उसी फॉर्म में फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ y अकेला है, यहाँ भी हम y को सिंगल रखेंगे, सिंगल रखने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आप कंपेयर कर लो, आपको आराम से पता लग जाएगा। x के साथ क्या है, स्लोप, यानी स्लोप क्या हो गया इस लाइन के लिए, m इक्वल्स टू माइनस 3/2। अगर इंटरसेप्ट देखें तो उसका इंटरसेप्ट क्या है, माइनस 5/2। इसका मतलब हमें इस लाइन से भी हम आराम से स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड कर सकते हैं। यानी अब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट समझ में आ गया तो अब हम आराम से अपनी इक्वेशन को निकालेंगे और आपको इक्वेशन फाइंड, जैसे आप इस इक्वेशन में हमने ये सब समझा स्लोप इंटरसेप्ट, अब हम देखेंगे कैसे हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आया हमारा मेन टॉपिक जो हमारे इस टॉपिक यानी इस चैप्टर का हमारा जो नाम था, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मैंने आपसे क्या कहा, एक इक्वेशन को निकालने के लिए पहले तो आपको स्लोप आना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे वो लाइन पास हो रही है। बहुत तरीके, हम पहला अप्रोच देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक लाइन है, लेट दी लाइन बी एस टी। अब इस जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है उसने हमें दिया कि थीटा शुड बी 30 डिग्री, उन्होंने हमें एंकर दे दिया और उन्होंने कहा ये लाइन जो है वो पास हो रही है 3,4 पॉइंट से, ठीक है। यानी इसके ऊपर कोई पॉइंट है जो 3,4 पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है। अब आप इस इक्वेशन को कैसे निकालोगे, आप लिखोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर ध्यान से 3 और 4 क्या है, पॉइंट है जो इस लाइन के हैं, m स्लोप है, तो पहले हम स्लोप भी निकाल लेते हैं। m इक्वल्स टू 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब हम इसे पुट करते हैं, इसमें y की जगह मैंने क्या पुट किया, y पॉइंट, m की जगह मैंने m को किया, x की जगह पे मैंने x को किया प्लस c। अब हम यहाँ से c निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कभी भी नीचे रूट नहीं रखते, तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे, लेकिन पहले हम उधर पहुँचा देते हैं 4 माइनस 3/√3 इक्वल्स टू सी। नीचे रूट नहीं है, मैं इसे यही रेशनलाइज कर लेती हूँ, 4 माइनस 3 इंटू √3/√3 इंटू √3। रेशनलाइज मतलब जो नीचे दे रखा है उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशनलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 4 माइनस 3√3/3, ये आ गया आपका सी। चाहो तो आप इसका और एलसीएम ले लो और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमने सी निकाल लिया, यानी हमें इक्वेशन में सी भी पता लग गया। ये हमें जनरल फॉर्म में करना है, इसका मतलब हमें हमारी इक्वेशन y और x में ही होनी चाहिए ताकि और जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उस लाइन के हम उसको भी चेक कर सकें। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, y लिखा, y इक्वल्स टू m हमारा कितना है 1/√3 x और c कितना है हमारा, अगर मैं इसका यहाँ पर और अच्छे से इसको सॉल्व कर लूँ, एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 3√3, इसी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया।
बहुत आसानी से आपने एक इक्वेशन बना ली जो y और x में है, जनरल फॉर्म में है, आपने c भी निकाल लिया और स्लोप भी, यानी स्लोप और पॉइंट से आपने इसे निकाल लिया। ये एक अप्रोच है, ऐसी बहुत सारी अप्रोच है जिससे आप स्लोप को निकाल सकते हो। जैसे आपको ऐसा भी हो सकता है कि और इजी वे दे दी जाए। इजी वे में क्या है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं आपके सामने एक और चीज लिखती हूँ, स्टॉप कर दे। अब हम क्या करेंगे, मान लो ऐसा भी हो सकता है कोई एग्जांपल में दे रखा हो कि हमें स्लोप दे रखा है मान लो 2, ठीक है, और सी इस डायरेक्टली दे दें कि हमें y इंटरसेप्ट दे रखा है 5, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमारी अभी हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमने क्या किया, m की जगह पे स्लोप लिख दिया और इंटरसेप्ट की जगह पे इंटरसेप्ट, ऐसे भी बन जाएगी हमारी इक्वेशन। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें ऐसा कह दिया जाए कि मान लो सीधे ही हमें बोल दिया जाए कि जो उसकी वैल्यू है, अब आपको जैसे कोई मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे आपके सामने, आप इस इक्वेशन को अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जनरल फॉर्म में, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप हमें इसका इंटरसेप्ट बता दो। तो इसका जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू -2x, और ये उधर चला जाएगा -10, फिर आपने y को अकेला छोड़ा, -2/3x -10/3, तो यहाँ से आपको स्लोप भी मिल गया और आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया। यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस इक्वेशन को निकाल, ये तो एक तरीका था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे ये मैंने एक इंटरसेप्ट में बताया आपको, y इंटरसेप्ट में, वैसे एक और भी होता है जिससे आप इसे फाइंड कर सकते हो। वो क्या है, जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये भी एक फॉर्म होती है। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट, यानी इसमें आपको दोनों इंटरसेप्ट पता होंगे, आपको x इंटरसेप्ट भी पता होगा और y, यानी आपको x इंटरसेप्ट भी पता होगा और आपको y इंटरसेप्ट भी पता होगा। मैं मान लेती हूँ कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से 3 सेंटीमीटर तक ड्रॉ हो रही है, ठीक है, और यहाँ से ये हो रही है 2, तो आप आराम से इसकी हेल्प से कैसे निकाल सकते हो कि आपने a जो है आपका x के नीचे जो लिखा हुआ है a, ये है x इंटरसेप्ट, और y के नीचे जो लिखा हुआ है वो है b इंटरसेप्ट, इसको हमने बोला x इंटरसेप्ट, और b जो है वो हमारा है y इंटरसेप्ट। मान लो आपको क्वेश्चन में बोल ही रखा है कि इसका x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, तो आप इसमें भी आराम से निकाल सकते हो। आपने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया, 3 और 2 6 आ गया, फिर आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो ये भी आपकी एक, ध्यान से देखें तो ये भी हमारी वही स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन बन गई जो हमने पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, हम एक इंटरसेप्ट से निकाल सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, यानी बहुत सारी अप्रोचेस हैं हम जिससे निकाल सकते हैं। बट अगर हमें पॉइंट पता हो तो उससे निकालना और आसान है। जनरली वही जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उस 2 पॉइंट से कैसे निकालेंगे। मान लेती हूँ इसी लाइन पर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जिसको मैंने x1 y1 माना, और कोई एक पॉइंट यहीं इसी लाइन पे कहीं भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है जिसको हमने x2 y2 माना। अब हम इससे कैसे निकालेंगे, तो इसकी भी एक फॉर्म होती है जिसको हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, यानी अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप उसकी हेल्प से कैसे निकालोगे। तो इसकी होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब आप जरा याद करो, मैंने आपको m बताया था, m स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं, y माइनस y1, m की जगह हमने क्या लिखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ आ गया x माइनस x1। तो यानी इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ एक इक्वेशन है जो कि 2 पॉइंट 2,3 और 4,5 इनसे पास हो रही है। अब आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप। और कैसे निकालेंगे, एंगल नहीं दे रखा तो हम पॉइंट से निकाल लेते हैं। m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या लिया हमने 5 गिवन है, मैं मान लेती हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमने क्या किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया हमारा 1। अब हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या कहती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m तो पता लग गया। अब ये y1 x1 क्या है, y1 x1 कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमने वो पॉइंट ये भी ले सकते हैं, हम वो पॉइंट ये भी ले सकते हैं। पहले मैं 2,3 से आपको बताती हूँ। तो आपने क्या लिखा 3, m कितना है 1, और x माइनस x1 क्या है 2, तो y माइनस 3 आपने इसका मल्टीप्लाई किया, सेम 1 है, 1 का कोई मल्टीप्लाई इधर पहुंचा दिया,
y माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन हो गया, आपने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो आप इस पॉइंट से भी निकाल सकते हो 5 और 4 से, इससे भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे आपने y1 x1 की जगह यहाँ पर 2 3 लिया था, अब मैं 4 5 लेती हूँ। y माइनस 5, स्लोप तो 1 ही है, और x माइनस 4, तो यहाँ से आया y माइनस 5 x माइनस 4, आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, y माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने माइनस 5 प्लस 4 लिया, यहाँ पर क्या आ गया, y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो यही सेम इक्वेशन बनी। तो वो डिपेंड आप पर है कि आप इस y1 x1 में कौन से पॉइंट्स लेना चाह रहे हो, कोई भी पॉइंट होने चाहिए बट उस लाइन के ऊपर होने चाहिए वो पॉइंट, और m जो है वो वही है, आपको m निकालना है। अगर आपको m दे रखा है तो आप डायरेक्टली निकाल पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको नहीं दे रखा तो आप इसको विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो आपको गिवन होंगे वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट। हमने आज 3 फॉर्म समझी, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म्स, इससे हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच।